जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 13 नवंबर के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है इतनी सारी एग्जाम्स के लिए, तो आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और PDF के लिए आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आता है सांगाई डियर के बारे में। तो सांगाई डियर ये एंडेमिक सब स्पीशीज़ है, ब्राउन एल्टर्ड डियर है, जो कि सिर्फ मणिपुर में फाउंड किया जाता है। यहाँ पर ओनली आ रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिर्फ मणिपुर में फाउंड किया जाता है और ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का। तो ऑब्वियस है कि अगर सिर्फ मणिपुर में फाउंड किया जा रहा है और वहाँ की वो स्पेशलिटी है, तो ऑब्वियस है कि वो स्टेट एनिमल रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एक्चुअल में वो स्टेट एनिमल है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। और IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, तो जी हाँ, इनकी संख्या जो है काफ़ी कम है, इसीलिए इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका जवाब रहेगा D, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सांगाई जो है ये एंडेमिक है और एंडेंजर्ड सब स्पीशीज़ है, जो कि सिर्फ मणिपुर में फाउंड किया जाता है। और अभी 260 से भी कम डियर हमें देखने को मिल रहे हैं नेचुरल हैबिटाट में। और अगर सांगाई के बारे में हम बात करते हैं तो ये एंडेमिक एंडेंजर्ड जैसा हमने अभी देखा है और मणिपुर में फाउंड किया जाता है। और उसी के साथ साथ ये डांसिंग डियर भी है। ये नेचुरल हैबिटेट जो है जैसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वहाँ पर फाउंड किया जाता है। अब वहाँ पर ख़ासियत क्या है, फुमड़ी। फुमड़ी आपको पता होगा, जो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं। ये एक पार्ट है लोकतक लेक का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है साइक्लोन गाजा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो ये इम्पैक्ट किया है सॉल्ट प्रोडक्शन जो है सदर्न इंडिया का। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इसके आसपास कहीं तमिलनाडु कोस्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसने हिट किया था, तो ऑब्वियस है कि सदर्न इंडिया जो है उसका सॉल्ट प्रोडक्शन जो है उसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जब ये हिट करता है तो बहुत बुरी तरीके से हिट करता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं साइक्लोन गाजा, ये पाकिस्तान ने दिया हुआ नाम है, तो अब यहाँ पर ये गलत हो जाता है क्योंकि साइक्लोन गाजा जो है ये पाकिस्तान ने नहीं, श्रीलंका ने नाम दिया हुआ है। पाकिस्तान ने कौन सा नाम दिया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अभी रिसेंटली जो हिट किया था और पाकिस्तान ने उसका नाम दिया था, उसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये 55th ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जब से जो कन्वेंशनल नाम देना स्टार्ट हुआ था 2004 से, उसके बाद 55th ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब रहेगा 1 और 3। अब देखिए पहले जो साइक्लोन्स है उसके नाम नहीं दिए जाते थे। अब अगर हम इधर का देखते हैं, मतलब जो यूरोपियन साइड है वहाँ पर अगर हम देखते हैं, कैरिबियन आइलैंड के पास देखते हैं, तो वहाँ पर जो संत रहते थे उनके नाम पर, जो रोमन कैथलिक होते थे उनके नाम पर जो है नामकरण उनका किया जाता था। अब ये जो प्रथा है ये वर्ल्ड वॉर 2 तक कंटिन्यू रही। उसके बाद से फिर जो मेट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने फीमेल नाम देना इसे शुरू किया। मतलब 1953 से अगर हम देखते हैं तो अलग तरीके के नामकरण यहाँ पर शुरू हो गए थे। मतलब A से नाम शुरू होते थे, फिर उसके बाद B, उसके बाद C, इस तरीके से जो फीमेल्स हैं उनके नाम पर इनके नामकरण जो है वो किए जाते थे। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मतलब जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2004 से नामकरण जो है वो शुरू किया गया। अब इसके नामकरण जो है वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। मतलब बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब जो है अलग अलग तरीके से जो साइक्लोन्स आते हैं उसके नाम देते हैं। अब जैसे कि अलग अलग नाम है, जैसे नीलम जो है वो दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। उसी तरीके से अगर मूर्जन है तो वो भी नाम दिया गया था, वो ओमान के द्वारा दिया गया था। जो महासेन है वो श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। फाइलिन था वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। इंडिया ने भी काफ़ी नाम दिए हैं, जैसे अग्नि, आकाश, बिजली, जल। अब नाम क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए नाम जब होता है तब आसानी जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 2004 में एक साइक्लोन आया था, उसके बाद 2018 में कई साइक्लोन आए हैं, तो कौन से साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं। अब नाम दे दिया हमने साइक्लोन गाजा, तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक पता चलता है, इसीलिए इसके नामकरण किए जाते हैं। जवाब रहेगा 1 और 3। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करने के, क्रिएट करने के पॉसिबल कॉजेज़ कौन कौन से हैं।
सबसे पहले तो है कि जब स्टार जो है वो एक्सप्लोड होता है असिमेट्रिकली, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं। तो सुपरनोवा आपको पता होगा, जब स्टार जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। दूसरा है कि जब दो बड़े स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो तब भी हमें जो ग्रेविटेशनल वेव है वो देखने को मिलती है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। तीसरा है कि जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और फिर मर्ज हो जाते हैं। अब देखिए, ग्रेविटेशनल वेव मतलब क्या है। अगर आप एक इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा ऐसा हम पर्दा लगते हैं, ठीक है, एक पर्दा है या फिर एक कपड़ा है इस तरीके से डाला हुआ है और वो हवा में है, और उसके बाद अगर हम उसमें कुछ भी डालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक गड्ढे टाइप हो जाएगा, है ना, उसमें ये बैठ जाएगा और फिर उसके आजू बाजू में जो है यहाँ पर जो भी हम रखेंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। आप अगर रख के देखो तो ये क्या है, ये इसकी ग्रेविटेशनल वेव हो गई, इस तरीके से न्यूटन ने कहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर इमेजिन करते हैं तो जो भी यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है सबसे ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म होते हैं। तो जिसका मास है वो अपना ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म करेगा ही। तो इसलिए ये जो तीनों है बिल्कुल सही हो जाते हैं। डी जो है इसका सही जवाब रहेगा। अब देखिए, ग्रेविटेशनल वेव किस तरीके से होती है, तो इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। ये जो है ये लहरें हैं ग्रेविटेशनल वेव की, मतलब यहाँ पर मास है, मास के वजह से जो ग्रेविटेशनल है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर एक कपड़ा है या फिर समंदर है, पानी है, उसके ज़रिए आप इमेजिन कर सकते हो इसे। तो ये जो मोस्ट पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट किए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत हाई स्पीड से मूव होते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। जब स्टार जो है एक्सप्लोड होते हैं असिमेट्रिकली, दो बड़े स्टार जो ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे को, ब्लैक होल जो है वो मर्ज हो जाएंगे। अब ये जो ग्रेविटेशनल वेव है वो डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम स्मॉल चेंजेस होते हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो पॉलिनेटर्स है उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब पॉलिनेटर्स आपको पता होगा, जो पॉलिनेशन करते हैं, मतलब जो छोटा सा एक फ्लावर होता है उसमें जाके पॉलिनेशन करेंगे, फिर वो जो हनी है वो दूसरी तरफ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो अनाज है वो भी बनने में काफ़ी, मतलब फ्लावरिंग होने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो ह्यूज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक लॉस करते हैं। अब देखिए, जो पॉलिनेटर्स है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी है सीड है या जो भी यहाँ पर बन रहा है उसे पॉलिनेट करते हैं। इसका मतलब है कि उसे फ्लावरिंग देते हैं। फ्लावरिंग देने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो भी अनाज है वो बनेगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर लॉस क्यों होगा, तो ये गलत हो जाता है। पॉलिनेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक अपग्रेडेशन के लिए, एग्रीकल्चरल अपग्रेडेशन के लिए, ना कि लॉस के लिए। पॉलिनेटर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं भारत में बिलियंस ऑफ प्रॉफिट एनुअली आता है जस्ट 6 वेजिटेबल क्रॉप्स। अब तीसरा अगर हम देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम देखते हैं, अगर पॉलिनेटर्स का लॉस होता है इसका मतलब है कि माल न्यूट्रिशन मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनके लिए होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉलिनेटर जो उनका लॉस होता है तो अनाज होगा कैसे, क्योंकि पॉलिनेटर्स ही अनाज बनाते हैं, ऐसा आप समझिए। इसीलिए कहते हैं जो हनी बीज है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब हम भी जो ह्यूमन्स है वो भी यहाँ से जा सकते हैं, मर सकते हैं, सबके सब। तो यहाँ पर दोनों जो है बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा सी 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, जो कि पॉलिनेटर जो है वो ह्यूज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक गेन जो है यहाँ पर देते हैं। रिपोर्ट ने बताया है कि जो पॉलिनेटर से कंट्रीब्यूट करते हैं 0.831 से 1.5 बिलियन डॉलर्स एनुअली, सिर्फ 6 वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्टेट्स को जो दिया जाता है उसके रिगार्डिंग। तो सेंटर जो है 90% पे करता है फंड जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए रिक्वायर्ड होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी स्टेट को मिलता है तो। अगर नहीं तो नॉर्मल जो स्टेट्स होता है 75% पे करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी तो इसके लिए जो स्टेट है वो 25% पे करेगा और जो सेंटर है वो 75% पे करेगा। मतलब 100 रुपये अगर खर्च हो रहा है किसी स्कीम में तो महाराष्ट्र जो है वो 25 रुपीज़ खर्च करेगा और जो सेंटर है वो 75 रुपीज़ खर्च करेगा। अब अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है तो वहाँ पर वो जो स्टेट है जो स्पेशल कैटेगरी जिसे मिला हुआ है तो उसमें क्या होगा, 100 रुपये का अगर है तो 90 रुपीज़ जो है वो सेंटर खर्च करेगा और सिर्फ 10 रुपये उस स्टेट को खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो बताता है कि जो क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए वो है हिली टेरेन में रहना चाहिए, लो डेंसिटी रहना चाहिए और जो लोकेशन है वो बॉर्डर्स पर रहना चाहिए और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है
कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगर किसी स्टेट का है, मतलब उसे सहायता देने के लिए, है ना। अगर हम जिसके पास इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है वो स्टेट, अगर हम उसे कहें कि इतना ज़्यादा पैसा दे तो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कोई भी स्कीम को लागू करने के लिए सेंटर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और 90% देगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन नॉर्मली 75% नहीं होता है, वो होता है 60%। 60-40 का क्राइटेरिया होता है, 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा। तो ये गलत हो जाता है, जवाब रहेगा 2 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर जो है 90% पे करता है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 60% जो है नॉर्मल स्टेट्स को दिया जाता है। और ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और इसके रिगार्डिंग आपको गैडगिल मुखर्जी फार्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो बिहार और आंध्र प्रदेश जो है वो मांग कर रहे हैं हमें स्पेशल स्टेटस कैटेगरी 2। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि इसमें से कौन सी चीज़ फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी चीज़ अगर होती है लेकिन फिर भी वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा पार्ट 3 में है उसका वॉयलेशन नहीं कहलाएगी। तो एक ग्रेजुएट पर्सन अगर उससे काम नहीं मिलता है, अब देखिए राइट टू वर्क, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। और अगर ये फंडामेंटल राइट्स में आता है तो अगर किसी को वर्क नहीं मिलता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, मतलब अगर जब हमारी कंट्री जो इतनी सक्षम हो जाएगी कि सबको वर्क दे सके, जैसे कि अभी सक्षम है कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, तो अब वो फंडामेंटल राइट में है कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन। तो उसी तरीके से राइट टू वर्क जो है अभी फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। तो इसीलिए ये अगर वॉयलेट होता है तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। दूसरा अगर हम देखते हैं वुमेन को अलाउड नहीं किया जाता है टेम्पल के प्रीमाइसेस में, तो देखिए राइट टू इक्वालिटी का हनन नहीं है। अब राइट टू इक्वालिटी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए ये जो है फंडामेंटल राइट का हनन होगा, तो ये गलत है। तीसरा अगर हम देखते हैं फार्मर की अगर लैंड वो ले ली जाती है कंस्ट्रक्शन के, हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए, अब देखिए ये पहले फंडामेंटल राइट था, जो हमारी लैंड है वो हमारी रहेगी, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। अब ये लीगल राइट है ना कि फंडामेंटल राइट, इसीलिए ये भी सही हो जाता है, मतलब यहाँ पर फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होगा। तो जवाब रहेगा 1 और 3। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वाइट होल्स के बारे में बोला गया है। आपने ब्लैक होल जो है वो सुना होगा, ब्लैक होल की अभी फर्स्ट इमेज आई थी, काफ़ी न्यूज़ में है। तो अब वाइट होल्स क्या है, तो ये एक रीजन होता है स्पेस का जहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं किया जा सकता है बाहर से, लेकिन लाइट जो है वो एस्केप हो सकता है। और दूसरा है कि ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, जो कि ब्लैक होल का रिवर्स है, मतलब कि एक हाइपोथेटिकल इमेज, मतलब ऐसे कुछ रियलिटी में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ हाइपोथेटिकल ऐसा बनाया हुआ है कि एक रिवर्स है ब्लैक होल का। तो यहाँ पर दोनों जो है बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो लॉस ऑफ पावर होता है सुपर कंडक्टिविटी में, उसका क्योर जो है यहाँ पर उसके रिगार्डिंग में, तो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में स्टेटमेंट जो है आपको बताना है। सुपर कंडक्टिविटी का हिंदी में मतलब क्या होता है, अति चालकता। तो ये अचीव किया जाता है जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है मीडियम में वो 0 होता है। अब देखिए सुपर कंडक्टिविटी मतलब क्या है, कंडक्टिव है, मतलब सीधा जा रहा है, मतलब बहता जा रहा है सीधा, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो रुकावट कब आती है, जब रेजिस्टेंस होता है उसमें, है ना। तो इसीलिए जब रेजिस्टेंस 0 है तब यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं, सुपर कंडक्टर जो है वो करंट इनडेफिनेटली कैरी करते हैं, कोई भी एनर्जी लूज़ ना करते हुए। अब यहाँ पर कोई अड़थड़ा ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कि लॉस कहाँ से होगा, तो इसलिए ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा अगर हम देखते हैं 10 टाइम्स मोर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है सुपर कंडक्टर में, अगर हम नॉर्मल कंडक्टर देखते हैं तो ये गलत हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है ये सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सुपर कंडक्टर जो है वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी अड़थड़े के। अब इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है। सुपर कंडक्टर जो है ऑलरेडी ड्रास्टिकली चेंज किए गए हैं अभी मेडिसिन जो फॉर्म है उसमें भी, MRI मशीन में भी। तो इसकी काफ़ी यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन हो, मिलिट्री हो, कंपनीज़ हो, उसी के साथ फिजिक्स हो, काफ़ी इसकी यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 2018 दिया गया है। इन्वेंशन जो हुआ था मतलब ऑप्टिकल ट्वीज़र्स, तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं और जो भी अदर लिविंग सेल्स है उसे ग्रैब कर सकता है, उसे पकड़ सकता है लेज़र बीम फिंगर से। जो लेज़र बीम यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इसके इससे,
और दूसरा है कि जो रेडिएशन प्रेशर है लाइट का यूज़ किया जाता है फिजिकल ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। बिल्कुल सही है दोनों के दोनों। अब जैसा कि हमने देखा है कि ये किसी भी एटम को, सेल को ये ग्रैब कर सकता है, पकड़ सकता है। तो मेजर ब्रेक थ्रू आया था 1987 में, जब आश्किन जो है उन्होंने ट्वीज़र का यूज़ किया लिविंग बैक्टीरिया को कैप्चर करने के लिए, और उसे हार्म भी नहीं हुआ। तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। और यहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रा शॉर्ट हाई इंटेंसिटी लेज़र पल्सेस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं एम्पलीफाइंग मटेरियल को बिना डिस्ट्रॉय किए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है लास्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इसमें से पॉजिट्रॉन का सही जो है वो कौन सा स्टेटमेंट बताता है। तो देखिए पॉजिट्रॉन मतलब क्या लग रहा है हमें, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, ये हमें पता है। तो पॉजिट्रॉन से हम पॉजिटिव देख सकते हैं। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, तो P जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेगेटिव जो पूरा चला जाता है और विदाउट एनी चार्ज मतलब न्यूट्रॉन होता है, तो ये भी पूरा चला जाता है, मतलब B और C को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव हम पूरी तरीके से देख सकते हैं पॉजिट्रॉन, तो यहाँ पर A जो है इसका सही जवाब रहेगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो लॉजिकली हम इसका सही जवाब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटी इलेक्ट्रॉन्स, जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं लेकिन उनका पॉजिटिव चार्ज होता है। और एंटी प्रोटॉन्स जो है वो क्या होते हैं, वो प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर, इसके रिगार्डिंग ये जो पार्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है आपको पता रहना चाहिए, एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एंटी प्रोटॉन जो कि प्रोटॉन की तरह बिहेव करते हैं लेकिन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यह हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।